ये शंखनाद मुजफ्फरनगर के सियासी महाभारत में संजीव बालियान की ऐतिहासिक महाविजय का उद्घोष कर रहा है। ये शंखनाद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के हजारों हजार भाजपा कार्यकर्ताओं में अप्रतिम उत्साह का संचार कर रहा है। इस शंखनाद की गूंज ये कह रही है कि जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी एवं वंशवादी राजनीति के दिन अब लग गए। अब से केवल क्षेत्र के विकास एवं जन सामान्य में उपलब्धता ही जनप्रतिनिधियों की जीत का आधार होगी। नमस्कार साथियों, मैं चौधरी अनूप बालियान आपको कहानी सुनाऊंगा 23 मई 2019 की। 23 मई 2019 मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने वाला दिन था। इस लड़ाई से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय हो जाएगी पूरी। ये सिर्फ मुजफ्फरनगर का चुनाव नहीं, आप ये मान लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस चुनाव में जो भी निर्णय लिखेगा जनता का, उससे पश्चिम की राजनीति अगले आने वाले 15-20 साल तक तय होगी, मैं कह सकता हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा के तकरीबन 17 लाख मतदाताओं ने अपना नेता चुनने का जो फैसला किया था, उसका परिणाम आने वाला था। 2019 का लोकसभा चुनाव संजीव बालियान के करिश्मे का गवाह रहा। मतदान से पहले हर जगह ये चर्चा थी कि क्या एक साधारण किसान परिवार से आने वाले संजीव बालियान 4 दलों के संयुक्त महागठबंधन के प्रत्याशी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता एवं रालोद सुप्रीमो अजीत सिंह को मात दे पाएंगे। चुनाव कांटे का था। 2014 में रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक मतों से मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव जीतने वाले मौजूदा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के समक्ष इस बार बागपत से 6 बार के सांसद, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह कड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। अजीत सिंह के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने के 3 कारण थे। पहला कारण, संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान नेता की अपनी पहचान तेजी से बनाते जा रहे थे। चौधरी खानदान ये नहीं चाहता था कि इस इलाके में उनके अलावा कोई और किसान नेता ताकतवर बनकर उभरे। दूसरा कारण, अजीत सिंह अपने बेटे जयंत चौधरी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते थे, इसलिए जयंत चौधरी को उन्होंने अपनी परंपरागत बागपत सीट से चुनाव लड़वाया। तीसरा कारण, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ऊपर से मुजफ्फरनगर में कांग्रेस का समर्थन, साथ ही मुजफ्फरनगर का सामाजिक समीकरण। मुजफ्फरनगर लोकसभा में कुल 16,85,594 मतदाता हैं, जिनमें 37% मुस्लिम, 15% SC/ST एवं 12% के करीब जाट वोट बैंक है। यदि इन तीनों वर्गों का वोट जोड़ लिया जाए तो करीब 65% वोट महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद दिखाई पड़ता था। अजीत सिंह ये मानकर चल रहे थे कि महागठबंधन की ताकत एवं 65% वोट सामाजिक समीकरणों के आधार पर तो उनके पक्ष में है ही, ऊपर से उन्हें लग रहा था कि भाजपा का समर्थक एक बड़ा तबका मोदी सरकार की नीतियों से नाराज है। वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे थे और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार आक्रामक होते चले गए। हालांकि चौधरी अजीत सिंह लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले इस जुगत में लग गए थे कि कैसे उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने वाले संभावित महागठबंधन में शामिल हो, क्योंकि अलग अलग पार्टी उनका गठबंधन होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। इसी के चलते 12 फरवरी 2018 को अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने मुजफ्फरनगर में 2 दिन का प्रवास किया और वहीं से भाजपा को दफन करने की प्रतिज्ञा ली। भारत की राजनीति भाजपा ने शुरू की है, वो मुजफ्फरनगर से शुरू की थी। और मुजफ्फरनगर में 1 साल पहले गया था, 12 फरवरी मेरा जन्मदिन है। पिछले साल में गया था वहाँ 13 फरवरी को। मैंने कहा मैं 80वां साल अपनी उम्र का भाईचारा कायम करने में लगाऊंगा। लेकिन इसके बाद साल भर तक वो महागठबंधन की बैसाखी का इंतजार करते रह गए। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान इस बात को समझ चुके थे कि उनकी लोकप्रियता एवं भाजपा सरकार की जनप्रियता से घबराकर समूचा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। उन्हें लग रहा था
कि मुजफ्फरनगर में उनकी घेराबंदी को कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार सीधी टक्कर है अजीत सिंह के साथ। कहने को 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधी लड़ाई अजीत सिंह के साथ। मुश्किल है लड़ाई। माहौल को भांपते हुए संजीव बालियान 1 साल पहले ही चुनावी मोड़ में आ चुके थे। देखिए, ये लड़ाई एक न एक दिन होनी थी। जब से भाजपा ताकत हो रही, विरोधी दलों को मिलना था, ये स्पष्ट बात है। और मैं तो चाहता था कि सीधी हो जाए, सीधी लड़ाई है। संजीव बालियान के पक्ष में 3 बातें थी। पहली, वो 5 साल लगातार विकास की 10,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला मुजफ्फरनगर में रखवाने का काम पूरा कर चुके। अभी आप एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें आपने दावा किया कि पिछले 67 साल में जितना पैसा आया है मुजफ्फरनगर में, उतना आप 4.5-5 साल में। जी हाँ, आंकड़े देंगे, क्योंकि बीजेपी वाले आंकड़ेबाजी थोड़ी बहुत करते हैं। मेरे सांसद बनने से पहले जनपद में एक नेशनल हाईवे था, दिल्ली हरिद्वार। मैंने सांसद बनने के बाद 2 नेशनल हाईवे बनाए, मेरठ करनाल रोड, पानीपत खटीमा। मेरे जनपद में 1918 में अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछाई थी। 1918 से 2014 तक 96 साल 1 पैसा नहीं लगा। रेलवे लाइन का मेरठ से मुजफ्फरनगर 2 रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर 2 रिकॉर्ड का काम 2 महीने में कंप्लीट होना है। मेरा विकास आप किसी भी पूछिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से सड़कें बनी हैं 2000 करोड़ रुपए। 67 साल में जितने बिजली घर जनपद में थे, 5 साल में मैंने उससे ज्यादा बनवा दिए। 67 साल एक तरफ, 5 साल एक तरफ, चाहे नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, बिजली हो, जो भी केंद्र सरकार से जुड़े विभाग हैं उनमें सब में इसी तरह काम हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे बता रहे थे, मैं आपसे इसकी तस्दीक करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जब वो दिल्ली छोड़कर गोवा के मुख्यमंत्री बने तो उनकी जो सांसद निधि की रकम थी वो आप उनसे ले आए। जी, मिथुन चक्रवर्ती से भी ले आए। बिल्कुल। पर्रिकर जी जिस दिन इस्तीफा दिया, मुझे पता लगा 1 करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पर्रिकर जी फोन पे बात की, नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन, मैं उनके घर पहुंच गया साथ। दूसरी बात जो उनके पक्ष में थी, क्षेत्र में उनकी सक्रियता एवं सहज उपलब्धता। संजीव बालियान के बारे में ये हर कोई जानता है कि वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास के पत्थर को पहुंचाया एवं अपने क्षेत्र के हर गांव का 5 साल में कई बार दौरा किया। 5 साल आप पूछ सकते हैं, जो आप बुजुर्ग खड़े हैं, हर गांव में 15, 20, 25, 30 बार आया हूँ। 24 घंटे लोगों के बीच रहता हूँ। योगी सरकार के सत्ता में आते ही सांसद संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर दंगों में फंसे हजारों निर्दोष नौजवानों पर लगे फर्जी मुकदमों की वापसी को लेकर अपने प्रयास तेज कर दिए थे। उनके विशेष प्रयासों से योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों में फंसे हजारों नौजवानों से फर्जी मुकदमों को वापस लिया। वहीं दूसरी ओर संजीव बालियान ने दोनों समुदायों के 80% मामलों के फैसले आपसी सहमति से कराने का काम किया। देश का पहला दंगा होगा कि जिसमें दंगे के बाद 5 साल के अंदर फैसले भी हुए हैं। ज्यादातर मुकदमों में फैसले हो चुके हैं। कुछ मुकदमे जो बिल्कुल फर्जी थे, पुलिस द्वारा दर्ज थे, वो शासन द्वारा वापस ले जा चुके हैं। अब आपको कहीं तनाव नहीं दिखाई देगा। आप पूरे जनपद में घूमेंगे, शायद कभी भी दंगों के बाद इतनी जल्दी आपस में बैठ के फैसले ना हो जितनी जल्दी मुजफ्फरनगर में हुए। दंगों में फंसे हजारों लोगों ने संजीव बालियान के पक्ष में जमकर प्रचार किया, क्योंकि उन नौजवानों की सुध कभी भी चौधरी अजीत सिंह ने नहीं ली। चौधरी अजीत सिंह के बारे में ये बात आम है कि वो कभी भी अगले चुनाव से पहले अपने क्षेत्र में नहीं आते। एक बार आना पड़ेगा, वो जरूर, एक बार बस। इग्नोर ना करो, कोई इंसान है, इग्नोर ना करो। एक आना पड़ेगा आपको, 5 साल हो गए, हमें नहीं बताना पड़ेगा, इग्नोर ना करो। संजीव बालियान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के परंपरागत वोटरों के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के साथ साथ मुस्लिम मतों में सेंधमारी, जाट मतों के बिखराव को रोकना एवं दलित मतों में अधिकाधिक विभाजन करने की थी। संजीव बालियान ये अच्छी तरीके से जानते थे कि सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। कागजों में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कर्म के आधार पर उनका कोई वोट नहीं है, उनका वोट बैंक है। एक जिम में 5 लाख मुस्लिम वोट हैं, एक जिम में 2 लाख दलित वोट हैं। जानते ना मुस्लिम को ना दलित को। 16,42,000 वोट थी इस लोकसभा में। उन 16,42,000 वोट में से 8 लाख वोट का आपका कोई संबंध नहीं था और दी वोट का कोई मतलब नहीं था। पहले दिन से तय थी कि वोट तो मिलनी नहीं, क्योंकि वोट जाति और धर्म की वोट थी। परंतु व्यापक बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के अंदर विजय
किसी नेता के आधार पर नहीं होता है, मेरे बूथ के अध्यक्ष और बूथ के इंचार्ज के आधार पर होता है। कार्यकर्ताओं की समर्पित एवं निष्ठावान फौज, भाजपा का मजबूत संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विराट करिश्माई व्यक्तित्व एवं खुद की अपने हर समय उपलब्ध रहने एवं प्रगतिशील विकासवादी नेता की छवि ने यह असंभव कारनामा कर दिखाया और इस महाविजय का सारा श्रेय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। आप सबने संजीव बालियान बनकर चुनाव लड़ा, जब ये चुनाव हम जीत पाए और कोई तरीका जीतने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। संजीव बालियान ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित गरीब परिवारों से व्यापक स्तर पर जनसंपर्क किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर लाभार्थी के घर जाकर विकास दीप जलाई। हर बूथ पर 21 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। हर बूथ अध्यक्ष के साथ संजीव बालियान फोन पर सीधे जुड़े हुए हैं। कोई भी सामान्य कार्यकर्ता कभी भी उनसे किसी भी समय बात कर सकता है। वहीं दूसरी ओर लोकदल के बड़े पदाधिकारियों के पास भी अजीत सिंह का फोन नंबर उपलब्ध नहीं है। संजीव बालियान हर बड़े पर्व मसलन होली, दिवाली और यहाँ तक कि अपना जन्मदिन भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच ही मनाते हैं। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। मदन मुरार का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू शाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दिखाते रहना कहने ये आए हैं। कई बार कागजों पर मतों का अंक गणित धरातल पर नहीं उतर पाता। राजनीति में ये जरूरी नहीं कि 1+3=4 ही हो। अजीत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। मजबूत सामाजिक समीकरण एवं 4 दलों के महागठबंधन के बावजूद भी वो मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए। अजीत सिंह बड़े जाट नेता कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के समर्थन के बावजूद हार गए हैं, अपनी सीट हार गए हैं, मुजफ्फरनगर की सीट से हार गए हैं। संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री थे मोदी सरकार में, वो वहां से जीत गए हैं। संजीव बालियान की महाविजय की घोषणा के साथ ही मतगणना स्थल के बाहर जमा सैकड़ों समर्थकों की उत्साहित भीड़ खुद को रोक नहीं पाई और अपने नेता के इस्तकबाल को दौड़ पड़ी। अजीत सिंह अंक गणित के इस खेल में गच्चा खा गए। वो नहीं समझ पाए कि जनता का मिजाज अब बदल चुका है। जनता को अब दिल्ली में बैठा कोई वंशवादी नेता नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो कोई अपना, अपने बीच का, जो हर क्षण उनके लिए उपलब्ध हो। विकास का जज्बा जिसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ हो और जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध हो। तो चलते चलते अपनी महाविजय के पश्चात लोकसभा क्षेत्र के गांव हड़ोली में आयोजित अपने स्वागत समारोह कार्यकर्ता कुंभ में अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीव बालियान द्वारा कहे गए इन आत्मीय शब्दों को सुनते हुए आपसे विदा लेते हैं। जो इस चुनाव में मेरे साथ रहा, जिसने चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसने चुनाव में संजीव बालियान बनकर वोट मांगे, मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूं जीवन में उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनका एहसान मत
अपनी पूरी जिंदगी इतने कठिन समय में जो मेरे साथ रहे, मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। हमारे कार्यकर्ता की तरफ कोई उंगली उठावे, ये तो बिल्कुल किसी कीमत पर मंजूर नहीं। हम तो गलत हो या सही हो, अपने के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हर गलत हम अपने हिसाब से खड़े रहे, कोई अपना हो, सही तो सब करें। अगर थोड़ा बहुत गलत भी है, कहीं को कमी पेशी, उसमें भी खड़े रहेंगे अपने के साथ, क्या दिक्कत है।